Jai Hind everyone. Today we are going to start part second of lesson 2, The शहनाई of बिस्मिल्लाह खान. पार्ट 1 में हमने द साउंड ऑफ म्यूज़िक पढ़ा था एवलिन ग्लेनी के बारे में. पार्ट 2 में हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और उनकी शहनाई के बारे में पढ़ने वाले हैं. Think of the शहनाई and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, the शहनाई maestro, playing this instrument. जब आप शहनाई के बारे में सोचो तो शायद आपके दिमाग में जो पहला थॉट आएगा वो होगा कोई शादी या कोई ऐसा ही शुभ समारोह और उसमें बजने वाली शहनाई. आपने देखा होगा अक्सर शादियों की एंट्रेंस पर ही या घरों में शुरू मुख्य द्वार पर ही शहनाई आप बजते हुए सुनेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इसको एक बहुत ही शुभ इंस्ट्रूमेंट माना गया है. पवित्र की किसी भी शुभ काम में उसकी आवाज़ को शुभ माना गया है. तो पहली जो आपके दिमाग में इमेजिनेशन आएगी वो किसी शादी में बजने वाली वो शहनाई के बारे में होगी, और दूसरी शायद आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का चेहरा नज़र आएगा जो कि शहनाई मेस्ट्रो के नाम से जाने जाते हैं. इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए आपको वो दिखाई देंगे. तो जब आप शहनाई के बारे में सोचेंगे तो सिर्फ दो ही चीज़ें आपको नज़र आएंगी, कोई शादी और या बिस्मिल्लाह खान. चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noise makers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एम्परर औरंगज़ेब जो थे उन्होंने उनके रॉयल रेजिडेंस में, उनके राजसी घर में, राजसी रहने के इलाके में, रिहायशी स्थान में या उनके आसपास कहीं भी उन्होंने बेसिकली पुंगी नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को, यहाँ आप देखेंगे पुंगी इटैलिक्स में लिखी हुई है. whenever we merge two languages, the words of two languages together, we need to use some distinction between them. तो जैसे इंग्लिश में आपने पुंगी एक हिंदी का वर्ड है, उसका इंग्लिश नाम नहीं है, कि हिंदी का ही नाम है. तो दो लैंग्वेजेस को जब भी हम आपस में मर्ज करते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो हम उनमें थोड़ा सा अंतर दिखाना चाहते हैं. तो यहाँ पर वो अंतर कैसे दिखाए? इटैलिक्स में लिखकर. तो जो एम्परर जो सम्राट औरंगजेब थे उन्होंने अपने राजसी इलाके में, एरिया में पुंगी नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को बजाने पे बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी. फॉर क्योंकि उसकी एक श्रिल मतलब तीखी, अनप्लीजेंट मतलब कर्कश, अमधुर, जो अच्छी ना लगे. क्योंकि उसकी जो पुंगी थी वो बिल्कुल ही तीखी और बिल्कुल कर्कश आवाज़ उसकी हुआ करती थी, तो उन्होंने उसको बजाने पर ही रोक लगा दिया. और इस प्रकार सब रीड एक समुद्र में पाई जाने वाली झाड़ी जैसी होती है, तो जैसे उस आकृति को रीडेड कहते हैं, जैसे कि गन्ने की आकृति हो या बांसुरी की आकृति हो. तो इस प्रकार की जो भी लंबी डंडी जैसी आकृति वाले जितने भी आवाज़ करने वाली चीज़ें थीं उन सब का नाम पुंगी पड़ गया. जेनेरिक मतलब एक जनसाधारण नाम पड़ गया. उसको जैसे कि आप इंस्टेंट नूडल्स को एक बहुत ही कॉमन आप नाम सुनते हो, मैगी खानी है, तो मैगी बेसिकली सिर्फ एक ब्रांड है इंस्टेंट नूडल्स का, लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि सारे इंस्टेंट नूडल्स हम जानते ही नहीं, हम 2 मिनट में बनने वाले इंस्टेंट नूडल्स को मैगी ही कहते हैं. सिमिलरली सारी अधेसिव जो हैं चिपकाने वाली, उनको हम जनरली फेविकॉल कहते हैं. अगर कुछ भी चिपकाने के लिए चाहिए तो भैया फेविकॉल दे दो. तो ये सब क्या है? जेनरिक नेम्स. तो इसी प्रकार जितने भी ऐसे आवाज़ करने वाले रीड शेप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उन सबका नाम पुंगी ही पड़ गया. तो अगर कोई भी डंडी लेकर बहुत तेज़ आवाज़ निकालता है तो हम उसे कहते हैं पुंगी बंद करो. ठीक है. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ ही लोगों ने शायद सोचा होगा कि किसी एक दिन वो पुनर्जीवित होगी. रिवाइव होना मतलब दोबारा से उभरना, पुनर्जीवन प्राप्त करना. तो कुछ ही लोगों ने उस वक्त ये सोचा होगा कि इसको कभी दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, ये कभी दोबारा उभरेगी, क्योंकि सबकी नज़र में तो वो बैन ही हो गई थी. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. प्रोफेशनल मतलब व्यावसायिक तौर पे जो उसको बजाते हैं, संगीतकार. तो संगीतकारों के एक परिवार का जो एक नाई था, who had access to the royal palace, जिसको कि रॉयल पैलेस में, राजसी महलों में जाने का जिसको एक्सेस था, मतलब जहाँ उसकी आवाजाही थी, परमिशन थी उसको आने जाने की, उसने ये डिसाइड किया कि वो जो ये पुंगी है उसकी टोनल क्वालिटी को वो इम्प्रूव करेगा. आपने म्यूज़िक में सुना होगा टोन, पिच, बेस, ये सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक संगीत की.
तो उसने ये डिसाइड किया कि वो इस जो पुंगी है इसकी टोनल क्वालिटी को वो इम्प्रूव करेगा। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने एक पाइप सेलेक्ट किया जिसमें नेचुरल हॉलो मतलब खोखला, अंदर से जो खाली स्टेम मतलब तना जैसी हड्डी तना था, लकड़ी थी। तो एक पाइप उसने चुना जिसमें कि वो प्राकृतिक तौर पे वो खोखला था और वो पुंगी से ज़्यादा लंबा और ज़्यादा ब्रॉड था, चौड़ा था। और उसने उस पाइप की बॉडी पे 7 होल बनाए, छेद बनाए। जैसे कि अगर आप बांसुरी को इमेजिन करो तो एक लंबा सा हॉलो स्टेम है, अंदर से खोखली होती है और उसमें छेद भी होते हैं। ठीक है, तो उसने पुंगी की तुलना में ज़्यादा बड़ा वैसा आर्किटेक्चर लिया जो कि पुंगी से ज़्यादा लंबा था, ज़्यादा चौड़ा था, और उसने उसमें 7 छेद बनाए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब उसने उसे ये बजाया, इनमें से कुछ छेदों को कभी बंद करते चालू करते समय उसने ये इंस्ट्रूमेंट को बजाया तो बहुत ही मधुर और संगीतमय सुरीली आवाज़ें प्रोड्यूस हुई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. उसने उस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी मतलब राज दरबार के लोगों, राजसी लोगों के आगे बजाया और सब लोग उससे बहुत प्रभावित हुए। एक इंस्ट्रूमेंट जो कि पुंगी से इतना अलग था, पुंगी को तो बहुत ही तीखी आवाज़ थी, उसकी कर्कश सी आवाज़ थी, लेकिन जो उसने ये नया स्ट्रक्चर बनाया उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली थी और सॉफ्ट थी, तीखी भी नहीं थी। तो जो इंस्ट्रूमेंट पुंगी से इतना अलग था उसको दूसरा नाम देना था, उसको फिर हम पुंगी नहीं कहना चाहते थे, उसको हमने दूसरा नाम देना चाहा। As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai, the instrument was named the शहनाई। और जिस प्रकार ये कथा कहती है, क्योंकि इसकी कथा क्यों कहती है कि लोक कथा है, ये सबने सुनते सुनते है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी सबूतों के साथ इसका तथ्य नहीं पता कि हाँ इसने ऐसा किया, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि जिस प्रकार किंवदंती कहती है कि क्योंकि उसको पहले राजसी शाहों के चैम्बर्स में बजाई, शाहों के कमरों में बजाई और एक नाई के द्वारा बजाई गई, तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर इस इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया गया शहनाई। शाह के चैम्बर में नाई के द्वारा बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट। तो इस प्रकार शहनाई का नामकरण हुआ। यहाँ पर आपको पुंगी और शहनाई में अंतर दिखाया गया है। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat, or traditional ensemble of 9 instruments played at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. इस शहनाई की जो ये आवाज़ थी, जो साउंड थी, इसको ऑस्पिशियस मतलब शुभ माना जाने लगा और इसी कारण से ये आज भी मंदिरों में बजाई जाती है। इंडिस्पेंसिबल मतलब अभिन्न, अनिवार्य अंग, अभिन्न अंग, और आज भी इसे किसी भी उत्तर भारतीय शादी का एक अभिन्न अंग माना जाता है। मतलब इसके बिना कोई भी शादी अधूरी मानी जाती है, तो उसको कहते हैं अभिन्न अंग, इसको माना जाता है। इन द पास्ट यानी पहले के समय में शहनाई को एक नौबत का हिस्सा थी। नौबत किसे कहते हैं? 9 इंस्ट्रूमेंट्स के उस पूरे समूह को, उस बैंड को नौबत नाम दिया गया था। आप बहुत सारी चीज़ें पाओगे ऐसे जो संख्या से मिलकर बनी है, जैसे नौबत 9 इंस्ट्रूमेंट्स के समूह को कहा जाएगा। 9 लखा हार में जिसमें 9 तरह के रत्न जड़े हों। अकबर के हम 9 को दरबारी पढ़ते हैं जिसमें हमारे तानसेन भी एक थे। तो इस प्रकार उस वक्त में 9 के समूह को एक अच्छा समूह माना गया था और अलग अलग चीज़ों में अच्छा उसको माना जाता था। तो आप कई नाम ऐसे सुनेंगे। उसी प्रकार नौबत बजना मतलब एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट का ग्रुप बजना, शुभ ग्रुप माना जाता था, अच्छा। तो पहले के समय में जो राज दरबारों में इंस्ट्रूमेंट्स का समूह होता था नौबत, उसमें शहनाई भी एक हिस्सा थी। उसमें नौबत में ये बजाई जाती थी और काफ़ी समय रिसेंट तक ही, टिल रिसेंटली मतलब अभी बहुत हाल ही तक, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब तक इसको सिर्फ मंदिरों और शादियों में ही बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस इंस्ट्रूमेंट को
एक स्टेज तक, एक थिएटर में, एक लोगों के सामने ऑडियंस में मुख्य धारा में लाने का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है कि वो इसे सिर्फ शादियों और शुभ शहनाइयों तक सीमित ना रख के वो आगे लेकर आए, उन्होंने लोगों को इसे इंस्ट्रूमेंट के तौर पर सुनाया। ये पूरा श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।